साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसे मेरा आपसे एक वादा था कि अगला जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम है, उससे पहले पहले जो भी अगर जिनका हिंदी मुख्य विषय चाहे 68 वर्ग हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो ऐसे 10 से 12 टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि मेरा खुद हिंदी विषय रहा, टीआरई 3.0 मेरा खुद हिंदी विषय को लेकर चयन हुआ है। तो मैंने उन कमियों को देखा, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं और वहाँ पे 20 से 22 नंबर वो गलत करके चले जाते हैं और यही उनके लिए सिलेक्शन दिलाने और सिलेक्शन छीनने में एक अहम योगदान देते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ने वाले, कल हमने जो चैप्टर उठाया था काव्य गुण। अब इस काव्य गुण से दो प्रश्न आते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं और बिल्कुल एग्जाम में समझ में नहीं आता कि इसका ऑप्शन क्या दें। तो काव्य गुण से संबंधित मैंने एक कल वीडियो बना दिया था, बिल्कुल 20 से 25 मिनट का शॉर्ट में। अब इसका एक आज दूसरा पार्ट है, उसका आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे हिंदी विषय प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा काव्य गुण का पहला पार्ट। आज ये उसका सेकंड पार्ट है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ थ्योरी लेंगे और जल्दी इस चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो हालांकि मैंने कल 7-8 प्रश्न करके विद एनालिसिस करके करवा दिया था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो जो 8वां प्रश्न है, पहला यही है कि जो आचार्य भरत मुनि से उनके अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं। तो आपको पता है कि आचार्य भरत मुनि ने कुल 10 काव्य गुण बताए थे, इनमें से इन तीनों शामिल है। तो इसलिए ऑप्शन अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है इनमें से सभी, तो ऑप्शन सही होता है, लेकिन हालांकि वो ऑप्शन है नहीं, तो यानी इसमें यही वाला ऑप्शन लगा देंगे जो हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा काव्य गुण के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि कल भी मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा। तो जो भरत मुनि जो थे, आचार्य भरत ने जो है, उन्होंने जो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी। अगर आपसे ऐसे नॉर्मली पूछे कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 3। कितनी बोलेंगे? 3 बोलेंगे। यदि आपसे पूछे आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 10 होते हैं। कितना बोलेंगे? 10 होते हैं। यानी और कुछ आपको फिर से एक बार रिविजन कर लेना जरूरी है कि आचार्य दंडी के अनुसार 10 माना गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें विश्वनाथ, जगन्नाथ और आनंदवर्धन मम्मट के अनुसार तो 3 माना गया है, और भामा के अनुसार, और बाकी वामन के अनुसार 20 माना गया, भोजराज के अनुसार 24 माना गया है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख लीजिए। हालांकि आपको जानना जरूरी है कि जो काव्य गुण होता है, यह काव्य का मूल रस है और रस का धर्म गुण है। यानी किसी भी जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसके पीछे जो पढ़ने के बाद हमको जिस रस की अनुभूति होती है, उस रस के पीछे जो आनंद मिलता है, वो जो रस का रस का मूल तत्व होता है, जो मुख्य आनंद मिलता है, उसे ही काव्य गुण बोलते हैं। और जो काव्य गुण होता है, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं: माधुर्य, ओज, प्रसाद। 3 गुण होते हैं काव्य गुण: माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब आचार्य मम्मट ने इसके बारे में पहले से ही कल कुछ बताया था, जो मैंने आपको पहले से ही कल इसके बारे में समझा दिया था। आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हालांकि ये जो मुख्य 3 होते हैं, जैसे हम बात करेंगे माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, तो अगर हम देखेंगे तो काव्य माधुर्य गुण क्या होता है कि काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होता है। यानी ऐसा कोई भी कविता पढ़े जिससे मन में एक अलग तरीके का अनुभव हो, मीठा अनुभव हो, एक प्रसन्नता का अनुभव हो, तो बोलेंगे कि, यानी यदि कविता कोई ऐसी हो जो श्रृंगार रस से संबंधित हो, चाहे वो संयोग श्रृंगार, चाहे वियोग श्रृंगार रस से, चाहे वो करुण रस से संबंधित हो, चाहे वो शांत रस से संबंधित हो, तो उस जब इन रसों से संबंधित कोई कविता होगी तो उससे उसको पढ़ने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस मन में जो भाव पैदा होगा, वो कौन सा भाव पैदा होगा? मधुरता का भाव पैदा होगा। और इस तरीके के यदि भाव पैदा होता है तो कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। जैसे कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अब इसको पढ़ने पर क्या हमको फील हो रहा है? यहाँ पे हमारे मन में एक मधुरता का भाव पैदा हो रहा है, तो इस तरीके के यहाँ पे कौन हो जाएगा? मधुर गुण हो जाएगा। ओज गुण क्या होता है कि जिस काव्य से को पढ़ने से मन में उत्साह, उमंग या स्फूर्ति का संचार, यानी ऐसी कोई कविता जो वीर रस से संबंधित हो, यानी कोई कविता जो वीर रस से संबंधित हो, या रौद्र रस से संबंधित हो, भयानक रस से संबंधित हो, या विभत्स रस से संबंधित हो, यानी जिसमें वीरता का वर्णन हो, क्रोध का वर्णन हो, भय का वर्णन हो, या घृणा का वर्णन हो, तो ऐसे कविता को पढ़ने पर हमको कौन से हमको आनंद की अनुभूति होती है? हमारे मन में जो है, हमारे मन में, उस हृदय में उत्साह की अनुभूति होगी, उमंग की अनुभूति होगी, स्फूर्ति की अनुभूति होगी। इन सभी भावों का संचार होता है। और यहाँ पे कौन सा हमारे मन में कौन से गुण पैदा होंगे? ओज गुण पैदा होंगे। जैसे एक कविता है
हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये एक तरह का इसमें वीरता का अनुभव हो रहा है, उत्साह का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे ओज गुण यहाँ पे होगा। प्रसाद गुण क्या होगा कि जिस कविता को जैसे हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ मन में सहजता से उत्पन्न हो जाए, यानी हम कविता को पढ़ते जाए उसका अर्थ मन में बढ़ते जाए, बिल्कुल सरल भाषा में, उसे बोलेंगे प्रसाद गुण। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यदि काव्य से हृदय में शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा हो, मन में शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा हो, तो उसे प्रसाद गुण बोलते हैं। कि न हो न निराश हो, न निराश करो मन को। इसमें लगभग सभी रस से जुड़े होते हैं, तो यह प्रसाद गुण होता है। आपको ये तीन चीजें याद रख लेना बेहद जरूरी है। अगला प्रश्न जो है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब इसमें अगर हम पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रकृति का वर्णन हुआ। किसका वर्णन है? प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन। किसका वर्णन हुआ है? प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन हुआ, प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन हुआ है। और जहाँ पे प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन हो वहां पे मन में बिल्कुल एक प्रसन्नता का भाव पैदा होता है और मन में एक शांति का भाव पैदा होता है। और जहाँ पे मन में शांति या प्रसन्नता का भाव पैदा हो वहां पे जो है प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? प्रसाद गुण हो जाएगा। ये बात आपको याद रख लीजिए। अब अगर हम बात करेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में, प्रसाद गुण के बारे में थोड़ा सा कुछ पहचान लेते हैं कि पाठक द्वारा जब किसी कविता, काव्यांश, काव्य को पढ़ा जाता है, पढ़ने के साथ ही उसके अर्थ की स्पष्टता हो जाती है। दो तरीके से प्रसाद गुण को पहचानेंगे। देखेंगे कोई प्राकृतिक, किसी प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन नहीं हुआ है, उससे मन में शांति में बहुत प्रसन्नता हो तो प्रसाद गुण हो जाएगा। साथ में अगर पढ़ते समय इसके अर्थ को हम समझते जाए, प्रकृति पढ़ते समय उसके सहज अर्थ को समझते जाए, यानी ये हो जाएगा प्रसाद गुण हो जाएगा। यानी जब उस अर्थात पाठक बड़े आसानी के साथ जब उस काव्य के अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे कि ये है कि अब न कुछ भी पास मेरे, अब इसके अर्थ को समझने में क्या कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। मांगते हो रूप क्या, हार बैठा जिंदगी का दांव पहले दांव, और मत कुरे दो दर्द होता है हृदय के घाव। अब यहाँ से आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रसाद गुण हो जाएगा। ओज गुण क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय मन में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। जिसमें वीर रस का भाव पैदा हो, विभत्स का भाव पैदा हो, रौद्र रस हो, जैसे बुन देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें एक ओज का या एक वीरता या उत्साह का भाव पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे ओज गुण हो जाएगा। माधुर गुण क्या होता है कि ऐसा कोई काव्य जिसको सुनने में हमें मधुर लगे, हमारे कानों को प्यारा लगे, और जिसमें जो है क्या कहते हैं लंबे अनुप्रास वाले पदों और लंबे समास वाले पदों का प्रयोग ना हो। यानी सीधा सीधा अर्थ हम ये समझेंगे कि जो भी कविता श्रृंगार रस से संबंधित होगा, करुण रस संबंधित होगा, शांत रस संबंधित होगा, हास्य रस संबंधित होगा, वो हमारा माधुर गुण के अंतर्गत आएगी। जैसे कि मधुमय वसंत जीवन बन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, और कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पीछे पहरों में। इसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से इसका अर्थ है और किस तरीके से इसको हम पहचानेंगे माधुर गुण के बारे में, ये क्या है। ठीक, तो ये पूरी ये रही। अगले प्रश्न पर अगर हम चलेंगे तो अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से माधुर गुण का उदाहरण किस विकल्प में है? ठीक, अब इसमें ढूंढना है कि माधुर गुण तो बढ़ बढ़ो करो वीर, थोड़ा सा आप पढ़ने को, तो बढ़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें। अब यहाँ पे कुछ वीरता का अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है ओज गुण हो जाएगा। तो पूछा है माधुर गुण कौन सा, तो इसमें तो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, ये चिक्करही दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खर भरे, मनहरख सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख तरे। तो ये भी देखा जाए तो यहाँ पे वीरता का भाव हो रहा है। यहाँ पे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, माता मुझे सोनो मित्र था, यहाँ पे देखेंगे तो किसका अनुभव हो रहा है? यहाँ पे भी जो है इस तरीके से देखा जाए तो माधुर गुण का अनुभव नहीं हो रहा। अगर हम इस कविता को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, साफ साफ देखेंगे, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, यानी धीरे धीरे भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं अपने होठों के, अधर मतलब होता है होठों पर रखकर, और मंद मंद निकसय मुकुंद मधुबनते, और इस तरीके से धीरे धीरे बांसुरी बजाते हुए मधुबन यानी जो मधुबन है उससे वो निकल रहे हैं, निकसी यानी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मधुरता का वर्णन हो रहा है। बिल्कुल एक प्यारा सा यहाँ पे एक नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके भगवान कृष्ण जो है धीरे धीरे जो है बांसुरी बजाते हुए अपने होठों पर रखकर और मधुबन मन से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे मधुरता का वर्णन, इसलिए यहाँ पे कौन सा गुण हो जाएगा? माधुर गुण हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को कर लें। आपको पहचानने का मैं तरीका एक शॉर्ट बता देता हूँ। मुझे पता है गुण कितने होते हैं, 3 गुण होते हैं। एक हो जाएगा प्रसाद गुण, क्या हो जाएगा? प्रसाद गुण। दूसरा हो जाएगा ओज गुण, कौन सा हो जाएगा? ओज गुण। तीसरा हो जाएगा माधुर्य गुण। अब इन तीनों पहचानने का तरीका एक समझ लीजिए, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ
कि ओज गुण तो सीधा सीधा आप पहचानेंगे जिसमें वीरता का अनुभव हो, उत्साह का अनुभव हो, घृणा का अनुभव हो, भय का अनुभव हो, तो ये ओज गुण हो जाएगा। तो आप इसको तो पहचान सकते हैं आसानी से। मतलब तीन ऑप्शन दिया कि प्रसाद होगा, कि ओज होगा, माधुर होगा। तो आप ओज को जल्दी से इसको पहचान कर ओज होगा कि नहीं होगा इसके निर्णय पे आ सकते हैं। इसको आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा दो ऑप्शन, प्रसाद गुण, माधुर गुण। तो आप देखेंगे ना, जो कविता जो है हमारे श्रृंगार रस से संबंधित है, करुण रस से संबंधित है, शांत रस से संबंधित है, तो आसानी से हम जान जाएंगे कि ये कौन सा है, माधुर गुण। तो बचा क्या, प्रसाद। दो अगर छांट लिए तो तीसरा आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो या हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा माधव गुण के बारे में यहाँ पे, कि एक पहचानने का तरीका ये भी होता है कि यदि जहाँ पे जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पे कड़, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, उदित वर्ण का छोड़ संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, यानी बहुत ज्यादा कठिन शब्द का जिस कविता में प्रयोग न हो, वहाँ पे क्या होता है, माधुर गुण होता है। तथा वहाँ पे जो है श्रृंगार रस से संबंधित जो भी कविता हो, करुण रस से संबंधित जो भी कविता हो, शांत रस से संबंधित जो भी कविता हो, हास्य रस से संबंधित जो भी कविता हो, वो हमारा चुपचाप किसका हो जाएगा, हमारा माधुर गुण का हो जाएगा। प्रसाद गुण के बारे में मैंने बताया कि ऐसी काव्य रचना, तो प्रसाद गुण क्या होगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रसाद गुण क्या होता है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, यानी आप कविता पढ़ते जाए इतना सरल वाक्यों में, इतना सरल शब्दों में, कि ऑटोमेटिक आपको अर्थ धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगे। तो वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। इसमें स्वच्छता होती है, स्पष्टता होती है, यानी बहुत ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, संकेतात्मक जो है शब्द का प्रयोग नहीं होता, बहुत ज्यादा रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ना इसका कोई अन्य अर्थ होता है, बिल्कुल सरल सा अर्थ होता है। तो ऐसे बोलेंगे ये प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण में पांचाली रीति होती है, यानी बहुत ही आसानी चीजों समझ सकते हैं। इसमें शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता होती है। ज्यादातर प्रसाद गुण को पहचान तरीका क्या है, जिसमें भक्ति रस दिखे या शांत रस दिखे, हम बोलेंगे यहाँ प्रसाद गुण हो। और यहाँ पे यमक अलंकार के सभी गुण प्रसाद गुण में आते हैं, यानी यमक अलंकार के जितने उदाहरण होते हैं ये सभी प्रसाद गुण में आते हैं। ये पहचानने का थोड़ा सा तरीका है जिसको आप पहचान सकते हैं। अगला यदि हम बात करेंगे ओज गुण के बारे में, तो ऐसी सभी रचना जिसमें जोश हो, वीरता हो, उल्लास हो, इन सभी की भावना उत्पन्न होती है, उसे बोलेंगे ओज गुण हो जाता है। यहाँ पे गौड़ी रीति की तरह इसमें ट वर्गीय वर्णों, सामसिक पदों एवं रेफयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिक है, यानी ट वर्ग बार बार ट जो वर्गीय वर्ण है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, इन सभी कविता में इन सभी अक्षरों का ज्यादा प्रयोग होता है। साथ में गौड़ी रीति की तरह यहाँ पे सामसिक पद एवं रेफ युक्त वर्णों का जो ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो रस आप देखेंगे तो वीर रस से संबंधित जितनी भी कविताएं होंगी, रौद्र रस संबंधित, भयानक रस संबंधित, विभत्स रस संबंधित, इन सभी रचनाओं में जो है ज्यादातर ओज गुण के ही पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बढ़ो बढ़ो करो वीर, स्व जाति का भला, अपार दोनों विधा लाभ है हमें, यहाँ पे ओज गुण होगा। यहाँ पे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, माता मुझे सुनो मित्र साह, ये भी यहाँ पे प्रसाद गुण है, क्योंकि शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे चिक्करी दिग्गज डोल माही किन्नर दुख टरे, इसका अर्थ क्या होता है कि दिशाओं के हाथी, चिक्करी दिग्गज डोल, चिक्करी दिग्गज, दिग्गज मतलब दिशाओं के, दिग्गज मतलब होता है दिशा, फिर डोल मतलब हिलना या क्या कहते हैं, डोलना। तो दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, चिग्गज डोल माही, पर्वत चंचल हो गए, यानी चंचल मतलब होता कांपने लगे। इसकी थोड़ा सा बीच में कुछ कविताएं हैं जो मैं पिछला देख चुका हूँ। और समुद्र खलबला उठे, तो यहाँ देख रहे हैं सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वीर रस से संबंधित ये कविता है, और उसी का भाव यहाँ पे ज्यादा अर्थ लिए हुए है। तो यहाँ हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये ओज गुण होगा। थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पे कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है। तो हमको पता है कि जो भी ओज गुण की चीजें होती हैं तो हमेशा याद रख लीजिए कि यहाँ पे व्यंजक, यहाँ पे ओज गुण की जो भी कविताएं होती हैं वीर रस की, उसमें संयुक्त अक्षर का अधिक, जैसे संयुक्त अक्षर जो अक्षर होते हैं उनका ज्यादातर प्रयोग होता है। यहाँ पे ट वर्ग का अधिकता होता है, भी बताया, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ अक्षर बहुत ज्यादा। समास का बाहुल्य होता है, बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बिल्कुल छोटे हों, जिनका विस्तार किया जा सके। तो इस तरह की चीज होता है। विभत्स रस की प्रधानता होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज्यादातर विभत्स रस की प्रधानता नहीं होती। तो ये चीजें आपको याद लेना थोड़ा सा जरूरी है। कुछ चीजें थोड़ा सा जान लेते हैं ओज गुण के बारे में, कि पहला चीज तो यहाँ पे ये होगा कि इसमें तेज का संचार होता है, यानी सहृदय के चित्र में, यानी आपके अंदर मन में एक जोश का भाव पैदा होता है, तो बोलेंगे ओज गुण है। साथ ही इसमें ट, ड, ड, ढ आदि कठोर वर्गों का प्रयोग होता है, दूसरा पहचान लीजिए। तीसरा लंबे लंबे सामसिक शब्दों का प्रयोग होता है, ये
पांचवा इसमें संयुक्त अक्षरों का अधिक अधिक रहता है, ये पहचान लीजिए। पांचवा क्या है कि ओज गुड़ की प्रकृति माधुर्य से भिन्न होती है, ये आपको याद रखिए। जैसे कि इसमें अमर, राष्ट्र, उद्दंड, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त अक्षर यहाँ पे लिखा का शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ पे संयुक्त अक्षर शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ पे ट ट ड ढ ये सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि यहाँ पे जहाँ भी ये बहुत ज़्यादा ट वर्ग के अक्षरों का प्रयोग हो, संयुक्ताक्षर सामसिक अक्षरों का प्रयोग हो, तो ये यहाँ पे हम बोल देंगे। जैसे कि उन्मुक्त ये सामसिक शब्द होता है, उनमें मुक्त ये सामसिक शब्द है। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि हमारा ये ओज गुण से संबंधित ये हमारी कविता है। अगला और हम पढ़ेंगे इसे, इनमें से माधुर गुण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। तो ये इसमें क्या होता है आप समझ लीजिए कि असंगत है। तो ये जो ट ठ ड ढ अ होता है ये हमारा किस में होता है, अभी हमने पढ़ा, ये हमारा ओज गुण में होता है। तो माधुर गुण में ये असंगत यानी इससे कौन बचना है, तो माधुर गुण में इसका अभाव होता है, बिल्कुल ये सही बात है। इसमें समास रहित या अल्प समास पदावली होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि समास सामसिक शब्द किसमें होते हैं, ओज गुण में होते हैं, अभी हमने पढ़ा। इसमें चित्त को द्रवित करने की विशेषता होती है, बिल्कुल मन में बिल्कुल जो है एक मन पिघल जाता है, द्रवित मतलब मन पिघल जाता है, बिल्कुल मन बिल्कुल जो है एकदम क्या हो जाता है कि बिल्कुल मन हमारा जो होता है पानी तरह तरल बन जाता है इसी कविता को पढ़ने से। तो ये हमको लग रहा है कि बिल्कुल अलग, क्योंकि इसमें हास्य रस और अद्भुत रस इसमें आपका जो है में इसका क्या कहते हैं, इसका प्रयोग होता है, ये आपका ये बिल्कुल सही है ना। ये इसमें चित्त को द्रवित करने की विशेषता होती है, याद रखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑप्शन इसको थोड़ा देख लूँ कि देखिए पहला क्या है कि ये भी हमारे ओज गुण से संबंधित होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये भी हमारे इसमें समास रहित या अल्प समास वाली पदावली होती है, तो इसमें कौन सा बोल रहा है कि असंगत यानी इससे मेल नहीं खाता है। माधुर गुण से कौन से संबंधित नहीं है, इसमें हास्य रस अद्भुत रस से नहीं आता। अद्भुत रस का हमेशा कहाँ आता है, वीर रस में आता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो याद रख लीजिए कि तो ये आपको याद रखने की हमेशा जो माधुर गुण होता है इसमें श्रृंगार रस से संबंधित कविताएं होती है, करुण रस और शांत रस से संबंधित कविताएं होती है, इसमें जो है अद्भुत रस से संबंधित कविताएं नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन हम यहाँ पे गलत मान लेंगे। माधुर गुण क्या होता है आप थोड़ा सा याद रखिए कि जिसमें मधुरता का संचार हो, माधुर गुण इससे बसो मेरे नैनन में नंदलाला, ये मीरा ने कहा था, तो ये इसमें आपका माधुर गुण दीजिए। माधुर गुण की जो भाषागत उल्लेखनीय बिंदु है कि इसमें जो है ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता है, हालांकि र के मेल से निर्मित पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ में जो अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों का इसमें ज्यादातर अधिकता होती है। ये 3 लक्षण होते हैं माधुर गुण के। इतना ढेर सारे लक्षण आपको पता चल गया, इसके बाद अब नहीं लग रहा कि आपको गलती होना चाहिए। अगला काव्य गुण क्या है, तो मैंने बताया था कि ये ऐसे तत्व होते हैं जो काव्य के सौंदर्य में अभिव्यंजना और शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी काव्य के गुणों में वृद्धि करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। चुपचाप इसको हम मार देंगे, यानी पहला हो जाएगा। काव्य गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिर से अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो काव्य गुण क्या होता है, काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना में शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। और काव्य गुण क्या होते हैं, ये माना गया कि काव्य का मूल रस है और रस का क्या है, धर्म गुण है, ये पहला चीज है। और काव्य गुण मुख्यतः 3 होते हैं, माधुर, ओज, प्रसाद। बाकी ये चीजें हमने आपको समझा ही दिया कि किन किन बिंदुओं पे हम पहचानते हैं। अगला प्रश्न ये हुआ कि मधुमय वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष के लहरों में, और कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो ये मैंने इसका अर्थ कल बता ही दिया था, हमें उम्मीद है आप कल का वीडियो देखेंगे। इसमें इसका मैंने सारा कुछ एकदम बिल्कुल डिटेल से समझा दिया था। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है थोड़ा सा। तो इसमें कुल मिला के सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे हम कुल मिला के कविता का अर्थ यही निकालते हैं कि एक प्रेयसी और प्रेमिका के बीच है, तो जाहिर सी बात है श्रृंगार रस के वियोग रस की बात हो रहा है। और यहाँ चुपचाप माधुर गुण, जब बहुत ज्यादा आपको कब तक समझने की जरूरत नहीं, ढेर सारी कविताएं कौन क्या आ जाए आपको थोड़ी याद करना है। तो चुपचाप थोड़ा सा क्लिक पॉइंट देखना है कि श्रृंगार रस से संबंधित है, तो चुपचाप क्या करेंगे, उसको वहां पे टिक मार देंगे। ये सीधी सीधी से इसका अर्थ हो गया। थोड़ा सा याद रख लेंगे कि ये जो रचना थी कामायनी से ली गई थी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचना ये लिखी गई थी। कुछ चीजें याद कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो इन्होंने जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना था, कामायनी के बारे में पूछा जाता है इसका प्रकाशन वर्ष, क्योंकि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना था आंसू लहर कामायनी। तो इन सब चीजों के बारे में आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस कामायनी का जो नाटक है, यानी जो इसमें जो कुल 15 सर्ग है, उसमें जो नाटक के पात्रों का नाम है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, इसको याद रखना जरूरी है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है, इसमें आपको सबसे पहला और सबसे अंतिम सर्ग याद रखना जरूरी है। इसमें जो मुख्य रस है निर्वेद यानी शांत रस है। जयशंकर प्रसाद के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो इनकी कुछ मुख्य रचनाएं ये हैं, जिनमें आपको जो है आंसू, लहर, झरना, इन तीनों के प्रकाशन वर्ष के बारे में याद रखना जरूरी है। साथ में कामायनी का जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, बाकी
ये हमने बता ही दिया प्रसाद गुड़ के बारे में कि क्या चीज़ें होगा। अचार भरत ये तो हमने पहले से ही बता दिया था। चलिए आगे कुछ और प्रश्न को लेते हैं, थोड़ा सा और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आज वाला जितना भी मैंने कुल 12 प्रश्न करवाए थे, 12 प्रश्न संबंधित जो भी काव्य गुण से संबंधित चीज़ें आई थी अभी तक के एग्जामों में, मैंने सारे प्रश्नों, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें आपको एमसीक्यू किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 एमसीक्यू दिख गए, बड़ी बात है। हमको इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 प्रश्न इससे आते हैं और आप इसको पढ़ कर नहीं जाएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कुछ ट्रिक्स बता दिया किस तरीके से ओज गुड़ के कविताओं को पहचानेंगे, प्रसाद गुड़ की कविताओं को पहचानेंगे, या फिर क्या कहते हैं आप माधुर गुण की कविता को पहचानेंगे। ये कुछ ट्रिक्स मैंने बताया कि किस तरीके ट वर्ग पहचानेंगे, संताक्षर पहचानेंगे, शांत रस के जरिए किस तरीके से पहचानेंगे। तो कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो ये पूरी बात है। हालांकि आपको यदि हिंदी से संबंधित कोई किताब चाहिए, यदि आपके पास कोई किताब न हो जिसमें बेहतर एमसीक्यू के साथ साथ आपका पूरा थ्योरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए मैंने किताब बता रहा हूँ। यदि आप इससे खरीद सके तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ जिससे आप या इसका नाम है यूनिवर्सल, क्या नाम है, यूनिवर्सल। अगर जिसके पास हो उसके लिए तो अच्छी बात है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। इसमें अच्छे से थ्योरी दिया है, अच्छे से एमसीक्यू दिया है, आप खुद हिंदी पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि आप इसको नहीं ले सकते हैं तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, 9616158738। हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको पूरा किताब जो इसका पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल कराने की कोशिश बिल्कुल ही कम दाम, मुश्किल से 25 रुपये हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी बात रही कि आज का काव्य गुण कैसा रहा। कल कौन से टॉपिक रखें जो कठिन हो, बिल्कुल आपको समझ नहीं आता, आप हमको कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।